लास्ट क्लास के अंदर डीबीएमएस स्टार्ट किया था अपन ने। गुड मॉर्निंग सुनीता जी। हमने जस्ट डीबीएमएस के बारे में इंट्रोडक्शन हमने लेना चालू किया था। हमने बात की थी कि डीबीएमएस होता क्या है, यहाँ से हमने बात स्टार्ट की थी। हमने कहा था डीबीएमएस बेसिकली 3 चीज़ों का कलेक्शन है और उसके अंदर हमने रखा डेटा पार्ट, एप्लीकेशन पार्ट एंड डेटा स्ट्रक्चर। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हमने डीबीएमएस कहा था। इसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कि कौन कौन से मेन फीचर्स हैं उनकी हम बात कर रहे थे। हमने कहा था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या क्या होना चाहिए। क्वेरी एबिलिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, ऑटोमेटेड ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, इस तरीके की तमाम बातें अपन कर रहे थे। इसके बाद हमने कहा कि फाइल सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या डिफरेंस है, ये अपन ने डिस्कस किया था। यहीं तक हमने लास्ट क्लास के अंदर बात की थी। अब थोड़ा आगे चलते हैं। हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के 3 एब्स्ट्रैक्शंस हैं, 3 लेयर्स हैं, 3 लेयर्स ऑफ डीबीएमएस। 3 लेयर्स ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस की 3 लेयर्स की बात अपन करते हैं। लोएस्ट लेवल जो होता है वो अपना होता है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर, बीच में एक लेयर हमारे पास होती है जिसको मैं कहता हूँ कंसेप्चुअल लेयर या लॉजिकल लेयर, और इसके ऊपर हमारे पास होता है व्यू लेयर। डीबीएमएस को बेसिकली 3 लेयर आर्किटेक्चर कहा जाता है। फिजिकल लेयर, लॉजिकल लेयर एंड व्यू लेयर। फिजिकल लेयर से हमारा मतलब है हाउ द डेटा इज बीइंग स्टोर्ड, हाउ द डेटा विल बी स्टोर्ड। डेटा स्टोर कैसे होगा, डेटा स्ट्रक्चर, जहां पर आप बी ट्री, बी प्लस ट्री, हैश टेबल वगैरह वगैरह की बात करते हैं। डेटा स्टोर कैसे होगा, ये हमारा फिजिकल लेयर है। देन व्हाट डेटा इज टू बी स्टोर्ड, दिस इज कंसेप्चुअल लेयर। व्हाट डेटा, आपको स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखना है, आपको स्टूडेंट्स की क्या क्या चीज़ रखनी है। आपने कहा सर नाम रखना है, फादर्स नेम रखना है, डीओबी रखना है, एड्रेस रखना है, मोबाइल नंबर रखना है, ठीक है सर। ईमेल एड्रेस रखना है या नहीं रखना, ये हमें सोचना पड़ेगा। आपको सेकंड मोबाइल नंबर रखना है नहीं रखना, ये आपको सोचना पड़ेगा। फादर्स नेम रखना है या नहीं रखना, ये आपको सोचना पड़ेगा। करंट एड्रेस रखना है नहीं रखना, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ हम कहाँ सोचते हैं, कंसेप्चुअल लेयर में या लॉजिकल लेयर में। व्यू लेयर बस बेसिकली हमारे पास है व्हाट यू वांट, आपको चाहिए क्या। हमने डेटा को स्टोर कर दिया, जैसे भी स्टोर किया, क्या डेटा स्टोर किया वो भी हमारा डिसाइड हो गया। अब जब हम काम कर रहे हैं तो आपको उसका कौन सा पोर्शन निकालना है, ये हम तय करते हैं अपने व्यू लेयर के अंदर। तो बेसिकली जब भी डेटाबेस की बात की जाती है, डीबीएमएस की बात की जाती है, तो 3 लेयर्स की बात की जाती है। सबसे पहला फिजिकल लेयर है, देन कंसेप्चुअल लेयर, लॉजिकल लेयर है, और थर्ड लेयर जो हमारे पास है व्यू लेयर है। फिजिकल लेयर में हम बात करते हैं डेटा एक्चुअली कैसे स्टोर हो रहा है। कभी कभी इस तरीके का क्वेश्चन हमारे पास आता है कि डेटा स्ट्रक्चर इज बीइंग डिसाइडेड ऑन विच लेयर वी आर वर्किंग विद। फिजिकल लेयर पर हम बात करते हैं क्या डेटा स्टोर करना है। जैसे डेटाबेस डिजाइन की जो आप बात करते हैं वो कंसेप्चुअल लेयर की बात है। आपको क्या चाहिए, जो व्यू की आप जनरेट करते हैं, जो आपको डेटा रिट्रीवल की जो आप बात कर रहे हैं, वो आपका व्यू लेयर है। तो 3 लेयर्स हमारे पास यहाँ पर होती हैं डेटाबेस के अंदर।
इसके बाद एक कंसेप्ट हमारे पास आता है डेटा इंडिपेंडेंस का। डेटा इंडिपेंडेंस, डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस से हमारा मतलब है कि एक लेयर पर अगर हम डेटा को चेंज करें तो उसके दूसरे लेयर पर चेंज नहीं होना चाहिए, तब हम कहेंगे डेटा इंडिपेंडेंस। उसके नेक्स्ट हायर लेयर पर चेंज नहीं होना चाहिए। चेंजिंग ऑन one layer such that it doesn't affect next higher layer। किसी एक लेयर पर चेंज करें, किसी एक लेयर पर इस प्रकार से चेंज करें, इस प्रकार से चेंज करें कि उसके ऊपरी लेयर पर परिवर्तन नहीं करना पड़े, परिवर्तन नहीं करना पड़े। उससे हम कहते हैं डेटा इंडिपेंडेंस। कि आप फिजिकल लेयर पर चेंज कर रहे हैं और लॉजिकल लेयर पर चेंज ना करना पड़े, या आप लॉजिकल लेयर पर चेंज कर रहे हैं व्यू लेयर पे चेंज ना करना पड़े, तो उससे हम कहते हैं डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है। देखिए, सामान्यतः जब हम डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं हम केवल उसके व्यू लेयर पे काम करते हैं। अगर आप फेसबुक पे काम कर रहे हैं तो आप केवल उसके व्यू लेयर पे काम करते हैं, आप अपने जो अकाउंट है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन जब आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है भाई फिजिकल लेयर पर मैं ऐसा चेंज करूं कि लॉजिकल लेयर पर चेंज ना करना पड़े, और लॉजिकल लेयर पर अगर मैं चेंज कर रहा हूं तो ऐसा चेंज करूं कि व्यू लेयर पर चेंज ना करना पड़े। एंड दिस इज नोन एज डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस दो तरीके से होता है, दो कैटेगरीज में होता है। सर किस पे? हम क्या कह रहे हैं वापस से समझिए। अभी मेरा डेटा सपोज फॉर एग्जांपल बी ट्री में स्टोर्ड है। कल को मेरी टीम ने डिसाइड किया कि भाई बी ट्री नहीं, मुझे तो बी प्लस ट्री में रखना है, तो क्या डेटा स्टोर कर रहे हैं इस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या डेटा स्टोर कर रहे हैं, सपोज आपने डिसाइड किया कि भाई मुझे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखना है, स्टूडेंट्स का नाम रखना है, फादर्स नेम रखना है, डेट ऑफ बर्थ रखना है, मेल आईडी रखना है, फ़ोन नंबर रखना है, ये आपको रखना है। पहले आपने बी ट्री में रखा, अब मान के चले आप बी प्लस ट्री कर दिया, तो क्या डेटा रख रहा हूं इसमें मुझे कोई चेंज नहीं करना चाहिए पड़ेगा। दैट इज नोन एज डेटा इंडिपेंडेंस। क्या डेटा रख रहा हूं, क्योंकि कैसे रख रहा हूं मैंने इस पे चेंज किया है, क्या रख रहा हूं इस पे चेंज नहीं होना चाहिए, इस पे चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। दैट इज डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है। क्योंकि जब हम किसी पर्टिकुलर लेवल पे काम करते हैं, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी हम कभी काम कर रहे हैं तो हम एब्स्ट्रैक्शन यूज में, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब हो गया हम कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करते हैं। जब आप फिजिकल लेयर पे काम कर रहे हैं तो उसकी अलग कॉम्प्लेक्सिटी होती है। जब आप डेटा डिसाइड कर रहे हैं क्या स्टोर करना है, उस वक्त कैसे डेटा स्टोर करना है उस कॉम्प्लेक्सिटी में आप जाना ही नहीं चाहते। इसलिए हम डेटा इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं दीज आर नॉट ओनली द डेटा लेयर ऑफ डेटाबेस, डीबीएम है, दीज आर लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन क्या है? रिड्यूसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी, अवॉइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करना, कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करना, दैट इज एक्चुअली एब्स्ट्रैक्शन। तो ये तीन लेयर्स जो आपकी डिसाइड की गई हैं वो उसी हिसाब से डिसाइड की गई हैं कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टोरेज ऑफ डेटा, द वे ऑफ स्टोरेज ऑफ डेटा, यू शुड नॉट बॉदर अबाउट द
what data you are going to store. And if you are deciding the logical layer or conceptual layer, then you should not affect the view layer. Okay, so this is just layers of abstraction. जी बेटा, यहाँ पर जब अपन बात करते हैं ना, ये फिजिकल लेयर और लॉजिकल लेयर, दोनों ही केस में आपका डीबीए होता है, दोनों ही लेयर पर आपका डीबीए काम करता है। यहाँ इस जगह पर जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो तो केवल और केवल डीबीएमएस का एब्स्ट्रैक्शन है, कि जब मैं लॉजिकल लेयर की बात कर रहा हूँ, आई डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट द फिजिकल लेयर। हो सकता है डेटा मैंने लिंक लिस्ट में स्टोर किया, हो सकता है हैश टेबल में स्टोर किया, हो सकता है ट्री में स्टोर किया, हो सकता है ग्राफ में स्टोर किया, कैसे किया मुझे नहीं पता यार, ये डेटा स्टोर करना है। ठीक है सुनीता जी, प्रत्यक्ष जी, चले आगे। डेटा इंडिपेंडेंस को हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल लेयर पर चेंज करें, फिजिकल लेयर पर इस प्रकार से चेंज करें कि लॉजिकल लेयर पे चेंज ना करना पड़े, दैट इज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। चेंजिंग ऑन फिजिकल लेयर, changing on physical layer such that it doesn't affect logical layer is known as physical data independence। फिजिकल लेयर पर आप इस प्रकार से चेंज कर रहे हैं कि लॉजिकल लेयर पर चेंज ना करना, अगर ऐसा है तो हम कहेंगे दिस इज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, तो हम कहेंगे दिस इज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। कोई जरूरी नहीं हमेशा अचीव हो, कोई जरूरी नहीं 100% अचीव होगा, लेकिन अगर ऐसा है तो हम उसे कह रहे हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। एंड व्हाट द लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज चेंजिंग on logical layer such that it doesn't affect on view layer। ठीक है साहब, व्यू लेयर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, दैट इज लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ओके, कौन सा डेटा इंडिपेंडेंस अचीव करना आसान है इन दोनों में से, देख के आपको क्या लग रहा है? कौन सा डेटा इंडिपेंडेंस अचीव करना आसान है? फिजिकल। क्या चेंज कर रहे हैं, कौन सा डेटा स्टोर कर रहे हैं, ये अगर चेंज कर रहे हैं तो व्यू लेवल पे तो चेंज पड़ना स्वाभाविक है। आपको क्या चाहिए इस पे तो चेंज होना स्वाभाविक है, लेकिन इंटरनली मैं क्या चेंज कर रहा हूं, फिजिकल लेयर पे क्या चेंज कर रहा हूं, डेटा को कैसे स्टोर कर रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं क्या डेटा स्टोर कर रहा हूं। तो अचीविंग फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज इजियर, ये क्वेश्चन आता है, which one of data, which data independence is easier to achieve। ठीक है, तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस अचीव करना आसान होता है इन कंपैरिजन टू लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। एग्जैक्टली वही बात है, एकदम सेम है।
हम जो कहते हैं डेटाबेस इज 3 टियर आर्किटेक्चर, तो 3 टियर कौन से हैं? यही 3 टियर है, फिजिकल लेयर, लॉजिकल लेयर एंड व्यू लेयर। कुछ यूट्यूबर्स इसको 3 टियर आर्किटेक्चर से स्टार्ट करते हैं कि दिस इज 3 टियर आर्किटेक्चर बेसिकली। सो दिस इज 3 टियर आर्किटेक्चर, है ना। आप इसको एब्स्ट्रैक्शन लेयर बोलते हैं। टीयर्स बेसिकली क्या है? लेयर्स हैं। जब अपन किसी भी टीयर कंसेप्ट की बात करते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर किसी भी कंसेप्ट में, तो बेसिकली हम लेयर्स की बात करते हैं, है ना, कि हम किस किस लेयर पर काम करते हैं। सो बेसिकली इफ़ यू आर वर्किंग विद आर DBMS, वी वर्क विद दीज 3 लेयर्स और टीयर्स। ठीक है, चले आगे। इसके बाद अपन आते हैं डेटाबेस यूजर्स के ऊपर। डेटाबेस यूजर्स, डेटाबेस यूजर्स, जब हम डेटाबेस के साथ काम करते हैं तो बहुत अलग अलग तरीके के यूजर्स हमारे पास होते हैं। बहुत अलग अलग तरीके के यूजर्स हमारे पास होते हैं। जब डेटाबेस के साथ आप काम करते हैं, बेसिकली हम 4 डिफरेंट यूजर्स की बात करते हैं। सबसे पहला नेवी यूजर्स, दूसरा एप्लीकेशन डेवलपर्स, तीसरा सोफिस्टिकेटेड यूजर्स, और चौथा होता है स्पेशलाइज्ड यूजर। 4 डिफरेंट टाइप के यूजर्स के साथ हम काम करते हैं जब हम डेटाबेस यूजर्स की बात करते हैं। सबसे पहली बात हमारे पास आ गई नेवी यूजर्स। पंकज जी, दिन में कितनी बार फेसबुक काम में लेते हो? बहुत गंदे आदमी होते हैं। ATM भाई साहब, फेसबुक फेसबुक आपकी तो पूछना ही बेकार है। आप तो हर 2 मिनट में ट्वीट कर देते हो। कोई भी इवेंट हुआ तो इसका ट्वीट जरूर आएगा, और स्पेशली राजनीतिक हुआ तो जरूर आएगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? जब हम ATM काम में ले रहे हैं, या हम ट्वीट कर रहे हैं, या हम फेसबुक के काम में ले रहे हैं, तो हम फेसबुक के डेटाबेस के साथ प्ले कर रहे हैं ना। फेसबुक के डेटाबेस को काम में ले रहे हैं ना। क्या कभी आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ने से पहले इसके बारे में सोचा क्या? या हम कहें हमारे पेरेंट्स, हमारे जो एल्डर्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो भी ATM काम में ले रहे हैं। उनमें से काफ़ी लोग किसी न किसी तरह सोशल मीडिया काम में ले रहे हैं, लेते हैं ना। भले ही व्हाट्सअप काम में लेते हैं, व्हाट्सअप का भी तो आपका डिटेल डेटाबेस में जाके स्टोर हो रहा है। कभी उन्होंने सपने में भी सोचा कि हम कोई DBMS जैसी कोई चीज़ होती है? नहीं। ऐसे यूजर्स जो कि जाने अनजाने में डेटाबेस को काम में ले रहे हैं, भले ही वो नॉन टेक्निकल यूजर हो, सारे लोग काम में ले रहे हैं। आज की तारीख में शायद ही कोई ऐसा होगा जो कि DBMS को काम में नहीं ले रहा है। तो DBMS को हम हर लोग काम में लेते हैं, भले ही हमें DBMS का नाम भी पता हो या नहीं हो। एंड ऑल दीज आर नेवी यूजर्स, जिनको DBMS के बारे में कोई बहुत ज्ञान नहीं है, बट दे आर यूजिंग द डेटाबेस। जाने अनजाने में ही सही, ATM काम में ले रहे हैं, डेटाबेस काम में ले रहे हैं, व्हाट्सएप काम में ले रहे हैं, डेटाबेस काम में ले रहे हैं, फेसबुक काम में ले रहे हैं, डेटाबेस काम में ले रहे हैं, ट्विटर काम में ले रहे हैं, डेटाबेस काम में ले रहे हैं। दे आर वर्किंग ऑन डेटाबेस। ठीक है, सपोज आप सब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से हैं, आपको सबको कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने को दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे लॉगिन फॉर्म बनाया तो डेटा जाकर कहीं डेटाबेस में स्टोर करना पड़ेगा ना। यूजर नेम पासवर्ड एंटर किया तो उसको मैच करवाना पड़ेगा ना।
मतलब somehow you have to work with database ना। आपका जो एप्लीकेशन डेवलपर होता है उसको डेटाबेस की बहुत ज़्यादा राइट्स नहीं दिए जाते। जो भी सॉफ्टवेयर बना रहा होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, उसको डेटाबेस को ऐसा नहीं है कि पूरा ओपन कर दिया कि सब कुछ उसको दे दिया, ऐसा नहीं दिया जाता है। उसको एक पर्टिकुलर फैसिलिटी दी जाती है, भाई ये लिंक है, आप यूजर नेम पासवर्ड पास करो और उसके बाद आप XYZ ये सारे काम कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन डेवलपर जिनको डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए लिमिटेड राइट्स दिए जाते हैं, लिमिटेड राइट्स टू डेवलप द डेटाबेस, लिमिटेड राइट्स टू एक्सेस द डेटाबेस, उससे आप कह रहे हैं एप्लीकेशन डेवलपर। ठीक है साहब। कोई घपला हो गया, जैसे अभी थोड़े टाइम पहले आपने सुना होगा, शायद आधार का डेटा लीक हुआ था, आधार का पैन कार्ड का डेटा लीक हुआ था, जब नंदन नीलकेणी जी के ऊपर कोई फाइन हुआ था। शायद इन्फोसिस देख रहा था उसको और उनको फाइन हुआ था, ऐसा कुछ, मतलब उनको हुआ था नंदन, लेकिन कौन सी कंपनी थी, शायद इन्फोसिस ही थी। बात यह है कि सपोज आपका डेटाबेस क्रैश हो गया, आपका अकाउंट SBI में मान के चले, फॉर एग्जाम्पल एक दिन जाकर SBI का डेटाबेस क्रैश हो गया, डेटाबेस खत्म हो गया, डेटाबेस में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, डेटाबेस हैक हो गया, फांसी किसको लगेगी? कोई एक बंदा ऐसा होगा जिसके ऊपर सारे राइट सारी ड्यूटीज होंगी। सपोज इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया की गड़बड़ हो गई, किसको पकड़ेंगे? मोदी जी को। जी नहीं, मोदी जी को। सब यही कहेंगे ना, मोदी जी की पॉलिसी खराब थी। राजस्थान में कुछ गड़बड़ हो गई, कहीं पर किसी ने किसी को गोली मार दी, ऑब्जेक्शन किस पे आएगा? भजन लाल जी पे। तो एक बंदा होगा जो कि सबके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, वो बंदा है आपका स्पेशलाइज्ड यूजर। स्पेशलाइज्ड यूजर जिसके पास सारे राइट्स और सारी ड्यूटीज हैं, सारे राइट्स एंड सारी ड्यूटीज इसकी है, हर चीज के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। द पर्सन हु हैज ऑल द राइट्स एंड ऑल द ड्यूटीज, मतलब हमने उसको फ्री हैंड दे दिया, यू डू वट एवर यू वॉन्ट, लेकिन डेटाबेस प्रॉपर चलना चाहिए, डेटाबेस प्रॉपर चलना चाहिए। ठीक है। अब साहब मोदी जी को सारे राइट सारी ड्यूटी दे दी, लेकिन फाइनेंस का काम उनका थोड़ी है। फाइनेंस के लिए तो उन्होंने क्या किया? निर्मला ताई को दे दिया। इसी तरह डिफेंस का उन्होंने राजनाथ सिंह जी को दे दिया, होम का उन्होंने अमित शाह जी को दे दिया, अब सारा काम भजन लाल जी को दे दिया बेचारों को, उन्होंने फाइनेंस का दिया कुमारी जी को दे दिया। मतलब सारे राइट्स और सारी ड्यूटीज उनकी हैं, हर चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन वो क्या करेंगे? अपने काम को आगे डेलीगेट करेंगे और इनके बिहाफ पर जब भी फाइनेंस मिनिस्टर अगर कोई काम कर रही है, सपोज राजस्थान के अंदर, तो किसके बिहाफ पर कर रही है? गवर्नमेंट के बिहाफ। गवर्नमेंट किसकी? भजन लाल जी की। मतलब भजन लाल जी को सारे राइट्स और सारी ड्यूटीज हैं, अगर ये गलत कर रही है तो हटा दो, चेंज करो। तो इसलिए भजन लाल जी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मोदी जी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर निर्मला ताई पे नहीं बैठ रहा है तो चेंज करो। तो उन राइट्स और ड्यूटीज को डेलीगेट किया जाता है, और डेलीगेट करने के बाद जो हमें मिल रहा है वो कौन है? सोफिस्टिकेटेड यूजर्स। लिमिटेड राइट्स given by specialized users।
to enjoy his responsibilities. To enjoy his responsibility. वास्तव में जिम्मेदारी तो स्पेशलाइज यूजर की रहेगी, वास्तव में तो जिम्मेदारी स्पेशलाइज यूजर की रहेगी, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है साहब। लेकिन उसने क्या किया, उसने कहा भाई मैं सारे काम थोड़ी करूंगा, तो उसने अपनी कोई कैबिनेट बना ली कि भाई जब अपन काम करते हैं तो आपके पास जो स्पेशलाइज यूजर है वो कौन है, वो है आपका डायरेक्टर डेटाबेस, प्रोजेक्ट मैनेजर डेटाबेस वगैरह वगैरह। अलग अलग जगह पर अलग अलग पोस्ट होती है, टेक्निकली हम उसे डीबीए बोलते हैं, है ना। तो स्पेशलाइज यूजर आपके कौन है, डीबीए हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर डेटाबेस हो गया, डायरेक्टर डेटाबेस हो गया, जनरल मैनेजर डेटाबेस हो गया, जो भी आपके डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट हो, हर जगह अलग अलग होती है। फिर अगर सपोज में हम कहें प्रोजेक्ट मैनेजर डेटाबेसेज है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा, अपने नीचे टीम लीड्स रखेगा। तो टीम लीड्स कौन है, सोफिस्टिकेटेड यूजर्स हैं। उन टीम लीड्स को उन्होंने अलग अलग डेटाबेसेज के अलग अलग राइट्स एंड ड्यूटीज दे दिया। या डायरेक्टर डेटाबेसेज है, उन्होंने अपने अलग अलग सेक्शंस बना दिए। इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके। तो यहां पर हम 4 तरीके के यूजर्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहला यूजर हमारा कौन सा है, नेवी यूजर, जो कि जाने अनजाने में डेटाबेस को काम में ले रहा है, जो कि जाने अनजाने में डेटाबेस को काम में ले रहा है। नहीं सुनीता जी, दोनों में डिफरेंस है। इस जगह पर आपको जो लिमिटेड राइट्स दिए गए हैं वो केवल और केवल एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड है, वो केवल और केवल एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। दूसरी तरफ जो आपको राइट्स दिए गए हैं, ये राइट्स आपके वो हैं जो कि स्पेशलाइज यूजर के हैं, जो डेटाबेस को हैंडल करने का जो काम, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज स्पेशलाइज यूजर की है, उन स्पेशलाइज यूजर, वो जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको स्पेशलाइज यूजर ने आगे डेलीगेट किया है, ठीक है ना। आप में से जो लोग डेवलपमेंट में रहे हैं या डेवलपमेंट में थोड़ा बहुत काम किया है, आप एक चीज़ रिकॉल कीजिए कि जब भी आप कभी काम करते हैं, भले आपने PHP में किया, जावा में किया, .NET में किया, किसी के अंदर भी, अगर आप सपोज कहीं सर्वर के ऊपर काम कर रहे हैं तो डेटाबेस को कंप्लीट आपको ओपन नहीं किया जाता। आपको एक यूजर नेम पासवर्ड दिया जाता है और आपको एक लिंक दिया जाता है, भाई इस लिंक से, इस यूजर नेम पासवर्ड से आप डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। आप चाहेंगे नहीं साहब मैं डेटाबेस में हर काम कर लूँ, तो वो पॉसिबल ही नहीं होता। डेटाबेस को रीस्टार्ट कर लूँ, शायद आपको राइट नहीं होगा, ठीक है। वही राइट्स होंगे जो कि स्पेशलाइज यूजर ने आपको अलॉट किए हैं। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। ठीक है। अब जो आपका स्पेशलाइज यूजर है, जिसे हमने कहा है डीबीए, ये डीबीए टर्म क्या था कि ये शुरू में आया था, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। धीरे धीरे इसको अलग अलग नाम से जाना जाने लगा। कुछ कंपनीज ने इसको डायरेक्टर डेटाबेस कर दिया, कुछ कंपनी ने प्रोजेक्ट मैनेजर डेटाबेस कर दिया, कुछ कंपनी ने जनरल मैनेजर डेटाबेसेज कर दिया। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं भाई स्पेशलाइज्ड यूजर है, वट एवर द डेजिग्नेशन गिवन। मतलब स्पेशलाइज्ड यूजर का है, डीबीए का क्या है, भाई सारी ड्यूटी, सारे राइट्स उसके हैं, सारा काम उसको करना है, ठीक है, नाम कुछ भी दिया हुआ हो। ठीक बात है। चले आगे, चलिए डीबीए के कार्य, वर्क्स ऑफ डीबीए। वर्क्स ऑफ डीबीए, डीबीए के काम क्या क्या है, डीबीए के काम क्या क्या है। सबसे पहला स्कीमा स्ट्रक्चर, स्कीमा स्ट्रक्चर and physical organization
मॉडिफिकेशन, फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफिकेशन, स्कीमा स्ट्रक्चर। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है आपका स्ट्रक्चर डिफाइन करना, टेबल के अंदर क्या क्या रखना है, टेबल का जो स्ट्रक्चर है, डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है, उसे आप स्कीमा कह रहे हैं। तो स्कीमा स्ट्रक्चर एंड फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफिकेशन। फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन, डेटा को एक्चुअली आप फिजिकली कैसे रख रहे हैं उसको आप फिजिकल स्ट्रक्चर कह रहे हैं। डेटाबेस को एक्चुअली फिजिकली आप कैसे रख रहे हैं उसको आप फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं। ओके, देन एक्सेस मेथड, डेफिनेशन, किसको क्या काम देना है, कैसे कैसे कौन कौन एक्सेस कर पाएगा, ये आपके पास आएगा। ठीक है। तीसरी चीज है ग्रांटिंग ऑफ ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन कौन देगा? डीबीए देगा। जी कौन? एक्सेस मेथड में ये है कि आपको यूजर नेम पासवर्ड से करना है, कैसे करना है। ऑथराइजेशन से आप कह रहे हैं किस किस को क्या क्या काम कर सकते हैं। एक्सेस मेथड एंड ऑथराइजेशन, एंड एट लास्ट आपके पास बचता है रूटीन मेंटेनेंस। जी टाइम टाइम पर आपको बैकअप लेना है, कैश को क्लियर करना है। ये तमाम काम आपके किसके होंगे? ये काम डीबीए के होंगे। ठीक बात है साहब। दो तीन टर्म्स हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं। आपके पास एक टर्म आता है स्कीमा। स्कीमा का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर। एक टर्म आपका आता है इंस्टेंस डेटा which is stored, which is stored, data which is stored. फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि सब स्टूडेंट्स का डेटा मुझे एक रजिस्टर में रखना है। आपने एक रजिस्टर के अंदर अलग अलग कॉलम बना दिया। आपने कहा जी रोल नंबर है, आपने कहा जी नेम है, आपने कहा जी डीओबी है, मोबाइल नंबर है, से ईमेल आईडी है। आप यही चीज़ रख रहे हैं। आपने कहा जी रोल नंबर 1, नेम ए है, डीओबी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, 2B जो भी है, 3C व्हाटएवर। ये जो चीज़ है ये आपको स्कीमा डिफाइन कर रहा है। मोटे तौर पे अगर बिल्कुल लेमन टर्म्स में अगर बात करें, तो दिस इज डिफाइनिंग योर स्कीमा, एंड 1, 2, 3 all these are defining instance. This whole is defining the instance. This whole is defining the instance. एक्सेस मेथड का मतलब है तुषार जी कि कैसे कैसे हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। व्हाट आर द वेज यू कैन एक्सेस द डेटा और डेटाबेस। ये आपका एक्सेस मेथड डिफाइन करता है। सर जी, स्कीमा का मतलब उसके स्ट्रक्चर से है। स्कीमा का मतलब डेटाबेस के स्ट्रक्चर से है कि व्हाट ऑल यू वांट टू स्टोर,
That will be defined by your schema. ठीक है साहब, हम बार बार ये टेबल 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 बात कर रहे हैं। बेसिकली हम जिस डेटाबेस की बात कर रहे हैं, दीज आर नोन एज रिलेशनल डेटा मॉडल। समझने के लिए हम पहले रिलेशनल डेटा मॉडल को ही डिटेल में जा रहे हैं। रिलेशनल डेटा मॉडल का मतलब क्या है? इन विच यू कैन रिप्रेजेंट द डेटा इन फॉर्म ऑफ टेबल्स, जहां पर कि डेटा इज बीइंग रिप्रेजेंटेड, डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ टेबल्स, या जिन्हें आप कहते हैं रिलेशंस। जो टेबल्स आप बना रहे हैं उन्हें आप कह रहे हैं रिलेशंस। ठीक बात है साहब। देखिए, अननेसेसरी थ्योरी की डिटेल में जाए बगैर अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। ये जो अभी तक हमने पढ़ा है जनरल डेटाबेस की बातें थी। जब हम डेटाबेस के बारे में बात करते हैं, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस क्यों होता है ना, और जो जनरल टर्म्स हम काम में लेते हैं अपन ने उसकी बात की। एक चीज़ जो हमारे पास यहाँ पर आती है काम की चीज़, वो है आपका ER मॉडल, ER डायग्राम। आपका सिलेबस इसी से चालू होता है। और वैसे भी जब डेटाबेस की बात करते हैं तो डेटाबेस के इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद में आपका ER मॉडल की बात स्टार्ट हो जाती है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स हम बनाते हैं जब हम ER मॉडल की बात करते हैं। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स हम बनाते हैं जब हम ER मॉडल की बात करते हैं। पहली बात, बनाते क्यों हैं? सबसे पहली बात है कि हमें ये ER मॉडल बनावें क्यों? नहीं बनाएंगे तो टेंशन फ्री है ना, जबरदस्ती काम क्यों कर रहे हैं? ये हम बनाते हैं टू डिसाइड द स्कीमा, टू डिसाइड द स्कीमा। क्या क्या स्टोर करना है, या टेबल्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, टेबल्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, या हम कहें कौन कौन सी टेबल्स बन रही हैं। और इनमें क्या क्या रखना है। ये तमाम चीज़ें आपकी तय होती हैं ER मॉडल के थ्रू। हाँ जी, कंसेप्चुअल लेयर पे काम करता है, लॉजिकल लेयर पर काम करता है। तो ER मॉडल हेल्प क्या करता है हमारी? ER मॉडल हमारी ये हेल्प करता है कि हमें कौन कौन सी टेबल बनानी है। आपको सपोज अपने स्टूडेंट्स का डेटा रखना है, आप कौन सी टेबल बनेंगी साहब? आपने कहा साहब स्टूडेंट टेबल बना देंगे। फिर कोर्सेज का क्या करेंगे साहब? सपोज 10 तरीके के कोर्सेज चल रहे हैं। फिर फी डिटेल का क्या करेंगे साहब? किसकी फ़ीस आ गई, किसकी ड्यू है। तो आपको कौन कौन सी टेबल्स बनानी है, ये सब डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे? ER डायग्राम्स बनाएंगे। कुछ टर्म्स अपने पास यहाँ पर आती है।
लिख लिया? चलिए, कुछ टर्म्स अपने पास यहाँ आती है। एंटिटी, एंटिटी सेट एंड एंटिटी टाइप। तीन टर्म्स की अपन बात करते हैं, एंटिटी, एंटिटी सेट एंड एंटिटी टाइप। अभी जो एग्जाम्पल हम ले रहे थे, सपोज आपने कहा ये आपका एक डेटाबेस है, स्टूडेंट्स का डेटाबेस है। आपने कहा साहब रोल नंबर हमने रख लिया, आपने कहा साहब नेम हमने रख लिया, सपोज डीओबी आपने रखा, सपोज मोबाइल नंबर आपने रखा। हमने कहा जी ये क्या है, एक स्टूडेंट की टेबल है, रोल नंबर 1, नेम ए, जो भी डीओबी, मोबाइल नंबर 2B whatever, 3C whatever, 4D whatever, द सिंपल टेबल। अगर मैं बात करूं कि ये एक क्या है, दिस इज एंटिटी। ये क्या है, एंटिटी। ये क्या है, एंटिटी। ये क्या है, एंटिटी। Every record of that table is known as entity. जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर बात करते हैं तो आप इसे ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक है सर? एंटिटी, what the entity is, every record of that set is entity. Collection of all these entities is known as entity set. Collection of all these entities is known as entity set. And what the entity type is, student. Entity type क्या है आपका यहाँ पर, स्टूडेंट है। आई होप थियोरटिकल डेफिनेशन की आवश्यकता नहीं है। एंटिटी हमने क्या कहा, एवरी रिकॉर्ड या ऑब्जेक्ट इज एंटिटी। कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स इज एंटिटी सेट। एंड द टाइप ऑफ all related entity or same type of entity is known as entity type. अगर आपकी टेबल के अंदर एक ही है तो वो भी एंटिटी टाइप होगा, तो सबको मिलाकर एंटिटी सेट होगा ना। सपोज यू हैव ए रिकॉर्ड ऑफ 1000 स्टूडेंट्स इन योर टेबल, so entity set is basically all these 1000 students. अगर आप एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट एंटिटी। अगर आप सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट एंटिटी सेट। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा अलग अलग हो सकता है। ये तो अपने एक एंटिटी सेट की बात की है, स्टूडेंट सेट की बात की है। हो सकता है इस तरीके के बहुत सारे एंटिटी सेट हमारे पास हो, वो फिर एंटिटी तो वो तो एट्रीब्यूट है। नहीं, गंदी बात, एंटिटी सेट तो पूरी रिकॉर्ड्स हैं। हाँ जी, ये जो आपके पास है, रोल नंबर क्या है, नेम क्या है, टीओबी क्या है, ये सब आपके एट्रीब्यूट्स हैं। ये सब आपके एट्रीब्यूट्स हैं। नहीं तुषार जी, अब शायद क्लियर हो गया होगा आपको। कलेक्शन ऑफ ऑल एंटिटीज इज एंटिटी सेट, not the schema. What you want to store, the structure of these entity set is basically the schema. ठीक है भाइयों बहनों, कोई घपला तो नहीं।
चलें आगे। ठीक है भाई जी, श्योर ना? चलिए, एट्रीब्यूट्स आपके क्या हैं? द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटी सेट। जैसे आपने कहा रोल नंबर, नेम, डीओबी, ये सब क्या है? एट्रीब्यूट्स है। एक चीज और अपने पास आती है, डोमेन। परमिसिबल वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट is known as its domain। किसी भी डोमेन का, किसी भी एट्रीब्यूट की जो परमिसिबल वैल्यूज हैं उन्हें आप कहते हैं डोमेन। ठीक है भाइयों बहनों, मुझे लगता है आज अपन यहीं तक रखें। नेक्स्ट लेक्चर में अपन एट्रीब्यूट टाइप से लेकर ईआर डायग्राम के आगे तक चलेंगे। ठीक है, 2-3 मिनट बाद अपन साइड पर आ जाते हैं। ओके सर? जी।